प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम सिंदूर तिलकित भाल कविता की व्याख्या करते हैं। घोर निर्जन में परिस्थितियों ने दिया है डाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज, कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास, कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराई है उच्छ्वास। हो गया हूँ मैं नहीं पहचान। इन पंक्तियों में कवि अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहता है कि उसको समय ने भयंकर परिस्थितियों में डाल दिया, अर्थात सुनसान जगह पर भेज दिया है, क्योंकि वह प्रवास पर है। याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल, प्रवास में रहते हुए मुझे तुम्हारा सिंदूर लगे हुआ जो मस्तक है वह याद आ रहा है। कौन वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज, कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। कवि कहते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जिसको समाज की आवश्यकता न हो। ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है किसी अन्य व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कार्य नहीं पड़ता। चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास। ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जिसको किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, जिसको किसी के सहयोग की या किसी के साथ की आवश्यकता नहीं होती। कौन चाहेगा, अब ऐसा कौन हो सकता है जो उसके प्राणों के रूप में निकलने वाली जो गर्म हवाएं हैं वह शून्य में किसी निर्जन स्थान पर टकराती रहें। हो गया हूँ मैं नहीं पहचान। कहता है मैं प्रवास में जाने के बाद कहीं पत्थर की तरह कठोर नहीं हुआ हूँ। मेरे अंदर भी एक कोमल हृदय धड़कता है, मेरे हृदय भी एक कोमल हृदय, मैं भी एक मेरे हृदय में कोमल मन रखता हूँ। जिसको डाल दे कोई कहीं भी, करेगा वह कभी कुछ न विरोध, करेगा वह कभी नहीं अनुरोध। कभी कहता है कि मैं पत्थर की तरह कठोर नहीं हूँ, मेरे अंदर भी एक कोमल हृदय है। कहता है मैं ऐसा नहीं हूँ कि जिसको कहीं पर भी डाल दे मैं उसका विरोध नहीं करूँगा, और मैं डालने के बाद किसी प्रकार का अनुरोध या प्रार्थना भी नहीं करूँगा। वेदनाएं नहीं उसके पास, फिर उठेगा कहाँ से निश्वास। कहते हैं अगर कोई सोचता है कि उस व्यक्ति के पास वह तो पत्थर की तरह कठोर है, उसके पास वेदनाएं नहीं है, तो वेदनाएं नहीं है तो मेरे अंदर जो निश्वास अर्थात जो सांसें आ रही है वो कहाँ से आ रही है। मैंने साधारण सचेतन जंतु हूँ। कहता है मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक जीवित प्राणी हूँ। यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, यहाँ है सुख दुख का बोध, यहाँ प्रत्यक्ष और अनुमान। कहता है यहाँ पर रहते हुए यहाँ हाँ ना किंतु और परंतु। कहते हैं यहाँ पर रहते हुए हाना भी का भी पता लगता है, किंतु और परंतु का भी पता लगता है, सभी प्रकार का। कहने के हिसाब से क्या मैं मेरे हिसाब से चलता हूँ, और यहाँ प्रवास में जाने के बाद किंतु और परंतु नहीं चलते हैं। उससे भी अन्य लोगों की भांति अपनों से दूर रहते हुए हर्ष खुशी दुख पीड़ा चिंता क्रोध तथा सुख दुख के भावों का ज्ञान है। वह जहाँ इस समय है वह इन भावों को प्रत्यक्ष रूप से देखता भी है और उनका अनुमान भी करता है। यह ऐसा स्थान है जहाँ उसे अपने जीवन की समस्त यादें स्मरण हो आती है। स्मृति विस्मृति के सभी स्थान, कहते इस स्थान पर मुझे अपने जीवन की समस्त यादें स्मरण हो आती है, फिर भी वह विस्मृति भूल भी जाता है। इसी कारण वह पत्नी से कहता है कि वह जो उसकी प्राण है, तभी तो तुम याद आती प्राण, तो उसकी प्राण है, उसे वह याद आ रही है। वह भी अन्य लोगों की तरह कोमल हृदय व्यक्ति है, वह पत्थर नहीं है। याद आते सौजन जिनके स्नेह से भीगी अमृत में आँख, स्मृति विहंग की कभी न थकने देगी पाँख। याद आता मुझे वह अपना वह तरुणी ग्राम, याद आती लीचियाँ वे आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिपूर्व भाग। इन पंक्तियों में कवि अपने गांव के परिजनों और मिथिला जनपद को याद करता है। कहता है कि उसे यहाँ रहते हुए अपने परिवार के लोगों की याद आ रही है, जिनकी आंखें उसके प्रति सदैव अमृतमयी रहा करती, जिनमें सदैव उसके प्रति प्रेम छलकता रहता है। उसके परिजनों की स्मृति, उसके स्मृति रूपी पंख, पंछी के पंख कभी
थकने नहीं देती, अर्थात वह अपने स्वजनों के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण सदैव उन्हें याद करता रहता है। उसे अपना वह तरुणी ग्राम भी याद आता है जहाँ वह लीचियाँ और आम खाया करता था। उसीलिए उसे मिथिला जनपद का वह रुचिपूर्ण भूभाग भी याद आता है जहाँ पर भरपूर मात्रा में धान उगाता था। याद आते कमल, कुमुदनी और तालम खान, कहते हैं या जहाँ कमल, कुमुदनी और तामल खान पाए जाते हैं उसे याद आते शस्य श्यामल जनपदों के रूप गुण अनुसार रखे गए वे नाम। कहते हैं उसे मिथिला जनपद के उपजाऊ भूभागों भूभागों के उनके रूप गुण के अनुसार ही रखे गए नाम भी याद आते हैं। उसे मिथिला का वेणुवन, बांस का वन भी याद आता है। नीलिमा के निलय, नीलिमा युक्त वहाँ के स्थान याद आते हैं जो अत्यंत सुंदर है। अति विराम जो अति सुंदर है। धन्य वे जिनके मृदु तलंग मृदुलतम अंक हुए थे मेरे लिए पर्यंक। कहते हैं उसे उन स्थानों की गोद भी याद आती है जो कभी उसके लिए पलंग बन जाया करती थी। उसे मिथिला जनपद की वे अन्य फसलें अन्न पानी अनाज पानी भाजी साग याद आते हैं जिन्हें वह खाया करता था। फूल फल और कंद मूल अनेक विद मधुमास, विपुल उन ऋण का ऋण सदा करता न मैं 10 मास। कहता है कहते हुए मैं बेशक प्रवास में हूँ, परंतु वहाँ रहते हुए मुझे मिथिला के फल फूल कंद मूल अनेक प्रकार के मधुमास याद आते हैं। मिथिला समस्त अंचल का उस पर जो कर्ज है वह उस कर्ज का 10वां हिस्सा भी चुकाने की क्षमता नहीं रखता। ओह, यद्यपि पड़ गया हूँ दूर उनसे आस, हृदय से पर आ रही आवाज़। धन्य वे जन वही धन्य समाज, यहाँ भी तो हूँ न मैं ऐसा है, यहाँ भी है व्यक्ति और समुदाय। कवि कहता है, अपना अफसोस प्रकट करते हुए कहता है कि हालांकि आज वह मिथिला जनपद से दूर या पहाड़ों पर प्रवास कर रहा है, परंतु उसके हृदय में से यही आवाज़ आ रही है कि मिथिला जनपद के लोग तथा जनपद से दूर वहाँ पहाड़ों पर वहाँ का समा धन्य है। कवि कहता है कि वैसे तो वहाँ जहाँ रह रहा है वहाँ भी वह लाचार नहीं है, असहाय नहीं है, क्योंकि वहाँ भी लोग निवास करते हैं तथा वहाँ भी समुदाय हैं। किंतु जीवन भर रहूं फिर भी प्रवासी ही कहेंगे, मरूंगा तो चिता पर 2 फूल देंगे डाल, समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल। कवि कहते हैं कि मैं प्रवास में जीवन भर तक इसी स्थान पर रहूं, लेकिन मुझे यहाँ के लोग हमेशा ही प्रवासी कहेंगे। अगर मैं यहाँ पर मर भी गया तो श्रद्धांजलि स्वरूप मेरे चिता के ऊपर 2 फूल भी डाल देंगे, परंतु समय अपनी निर्बाध गति से चलता जाएगा। सुनोगे तुम तो उठोगे हुक, मैं रहूँगा सामने तस्वीर में पर मूक। कहती है यहाँ पर मर जाने के बाद जब मेरी उस दीवार पर टंगी हुई तस्वीर की ओर देखोगी तो तुम रोने लग जाओगी। तुम्हारे हृदय से हुक की आवाज़, रोने की आवाज़ निकलेगी। संध्या नभ में पश्चिम मांथ समान लालिमी का जब आख्यान सुना करता हूँ सुमुखी उस काल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित बाल। कहता है यद्यपि वह उसकी व्यथा कथा सुनोगी तो उसे बड़ी पीड़ा होगी। वह बेशक तस्वीर के रूप में उसके सामने रहेगा परंतु कुछ बोल नहीं पाएगा। कवि कहता है कि जब वह शाम के समय पश्चिम दिशा में लालिमा का करुण आख्यान सुना करता हूँ, तब हे सुंदर मुख वाली उसे तुम्हारा सिंदूर का तिलक लगा हुआ मस्तक याद आने लगता है।